हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से अपन कंटिन्यूसली जितने भी हैं आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, सभी के क्रैश कोर्स करेंगे अपन। जितना जल्दी हो सके सभी को निपटाएंगे अपन। यहां तक कि अपन आज सबसे पहले पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट का जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे क्लियर करेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे जो नेसेसरी है करना आप लोग के लिए, और वो आते ही एग्जाम में। आपका एग्जाम आरबीसी के लिए 8-9 तारीख को एग्जाम है बेटा, और सीबीएसई वाले को के लिए 23 तारीख को एग्जाम है। हम उसी पैटर्न के अनुसार सारे सब कुछ बताएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके शॉर्ट्स वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, जैसे कि ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको करना अनिवार्य होगा, और इसके क्वेश्चंस आते ही हैं। हम जो भी आज डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे बेटा, आने की संभावना 100% रहती है। चलो हम शुरू करते हैं बिना बकवास किए। आइए, चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? डेफिनेशन। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप एक टाइप का बिजनेस होता है बेटा। क्या होता है? बिजनेस। पार्टनरशिप एक टाइप का बिजनेस होता है जिसे हम फर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और इसे चलाने वाले जो मेंबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? पार्टनर्स कहते हैं। इसे चलाने वाले मेंबर को क्या कहते हैं? पार्टनर कहते हैं। आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो कहते हैं द मेंबर ऑफ पार्टनर कलेक्टिवली नोन एज पार्टनरशिप। क्या कहते हैं बेटा? उसको पार्टनरशिप कहते हैं। यानी कि सामूहिक साझेदारों के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? साझेदारी फॉर्म कहते हैं। दूसरा आता है इंडिविजुअली किसे कहते हैं, तो इंडिविजुअली अगर पूछा जाए तो उसे हम कहते हैं बेटा पार्टनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनर कहते हैं। सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार partnership is a relation between partnership is a relation between two or more person who have agreed to share profit of the business carried by all or any one of them acting for all। इसका मतलब पार्टनरशिप एक रिश्ता है दो या दो से अधिक लोगों के मध्य जो ये है सहमत होते हैं कि वह व्यवसाय के प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यह बिजनेस सबके द्वारा या फिर सबकी सहमति से किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। डेफिनेशन आपको 4 टुकड़ों में पढ़ के याद करना है बेटा। सबसे पहले आपको एक्ट बताना है कि किस एक्ट ने इसको डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। दूसरा, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। दूसरा लाइन हो गया बेटा, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये लाइन नहीं है बेटा, हम कह रहे हैं कि ये लाइन है, लेकिन टुकड़ों में याद करोगे तो याद हो जाएगा। साझेदारी दो या दो से अधिक लोगों के मध्य एक रिश्ता है जो यह है पार्टनर के व्यवसाय के लाभों को आपस में वितरित करने के लिए सहमत होते हैं। व्यवसाय सबके द्वारा या फिर सबके सहमति से किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है, ठीक। अब उसके बाद आता है सबसे पहले फीचर। क्या आता है? फीचर। फीचर आपको याद होना चाहिए। फीचर, अगर जिस बंदे को पार्टनरशिप का डेफिनेशन याद है उसे फीचर भी याद होगा। क्योंकि देखो बेटा, सबसे पहला मैंने फीचर ये रहा बेटा, फीचर मैंने लिख रखा है टू और मोर पर्सन। तो ये देखो बेटा, मैंने कहां से उठाया है, ये देखो, टू और मोर पर्सन, है ना। दूसरा फीचर है बेटा एग्रीमेंट बिटवीन देम। उनके बीच क्या होने, साझेदारों के मध्य क्या होना चाहिए बेटा? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। फीचर के मतलब होता है विशेषताएं। क्या होता है? विशेषताएं। साझेदारी की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो पहला होता है बेटा टू और मोर पर्सन। साझेदार कितने, कम से कम कितने होने चाहिए? 2। कम से कम कितने होने चाहिए बेटा? मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 2। मैक्सिमम कितना होना चाहिए बेटा? अगर कुछ भी ना बोले तो 50। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट बेटा कितना कह रखा है? 50। और अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कह रखा है बेटा, कितना कह रखा है? वो कोई मेंशन ही नहीं कर रखा है बेटा। अगर क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअली पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर विल बी, तो आप लिखोगे नॉट मेंशन, नॉट डिफाइंड। लेकिन ऐसा पूछता नहीं है, आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा बेटा कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बताओ या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर विल बी, तो आंसर क्या होना चाहिए? 50, है ना। आपसे लेकिन ये भी पूछ सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार, किसके अनुसार बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना है बेटा? 100 है। कंपनी एक्ट के अनुसार बोले तो 50, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार बोले तो नॉट डिफाइंड, कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बोले तो क्या लिखना है बेटा? 100। लेकिन आपके पास अगर इन एक्ट में से कुछ भी ना दे रखा हो फिर भी आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? 50 ही होना चाहिए, ठीक। याद होगा बेटा, इसमें 4 क्वेश्चन थे, मिनिमम का और मैक्सिमम के, ये सारे 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास है एग्रीमेंट बिटवीन देम। इसका मतलब होता है कि उनके बीच क्या होना चाहिए बेटा? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट से याद आता है कि क्वेश्चन एक और बनता है, एग्रीमेंट
टाइप ऑफ एग्रीमेंट कितने होते हैं, कितने टाइप के एग्रीमेंट होते हैं? तो 2। वैसे होते 3 होते हैं बेटा, लेकिन आपके कोर्स में 2 ही दे रखा है, तो 2 ही याद रखना। कौन कौन सा? रिटर्न और ओरल। कौन सा याद रखना है बेटा? रिटर्न और ओरल। आपसे इससे यह भी क्वेश्चन बनता है कि क्या एग्रीमेंट रिटर्न में होना कंपलसरी है? तो नो, नॉट कंपलसरी, क्योंकि एग्रीमेंट 2 प्रकार से होते हैं, रिटर्न और ओरल होते हैं। तो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, तो रिटर्न में होना कंपलसरी नहीं है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। फिर इनके बीच क्या होना चाहिए बेटा? बिजनेस होना चाहिए। ये भी क्या होता है? एक टाइप का पार्टनरशिप का एक फीचर होता है। पार्टनरशिप का क्या होता है? फीचर होता है। क्यों बता रहा हूं? जैसे कि मान के चलो कि मैंने और आपने मिलकर एक क्या किया बेटा? हमने एक बाइक खरीद ली। बाइक खरीदना क्या ये पार्टनरशिप में आता है? नहीं, ये पार्टनरशिप में नहीं आता है। लेकिन इस बाइक का यूज हम किसी बिजनेस में कर रहे हैं, या फिर इसको खरीद के हम बेच रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? बिजनेस हो जाएगा। और बिजनेस हो जाएगा तो ये पार्टनरशिप होगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक लोग हैं और वो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप होगा। और बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा। तो पार्टनरशिप की फीचर क्या है बेटा? एक और फीचर क्या है बेटा? उसमें बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस होगा तो क्या होना चाहिए बेटा? प्रॉफिट भी शेयर होना चाहिए। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, अनलिमिटेड। लायबिलिटी उनकी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। इससे क्वेश्चन कैसा बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर? यानी कि असीमित दायित्व, साझेदारों के असीमित दायित्व से क्या आशय है? अनलिमिटेड लायबिलिटी से क्या मतलब है? तो हम लिख सकते हैं बेटा, जब साझेदारों के बिजनेस के प्रॉफिट, बिजनेस के लॉसेस को वहन करने के लिए बिजनेस की असेट्स कम पड़ती है, तो साझेदारों के निजी संपत्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। वैन, आप सीधे सीधे ऐसे लिखिएगा बेटा कि जो पर्सनल असेट्स ऑफ पार्टनर कैन बी यूज टू रिडेम्पशन ऑफ फॉर्म्स लायबिलिटी। रिडेम्पशन ऑफ फॉर्म लायबिलिटी। रिडेम्पशन बेटा हम जानते हैं कि कहां का वर्ड है? कंपनी का वर्ड है, लेकिन हम लिख सकते हैं कि उनका भुगतान के लिए, पेमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा? उनका यूज, उनकी पर्सनल असेट्स का यूज किया जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं बेटा? अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा, क्या पढ़ते हैं? कंटेंट ऑफ डीड। क्या याद होना चाहिए बेटा? कंटेंट ऑफ डीड याद होना चाहिए। डीड से याद आया, ये डीड्स क्या होता है? तो रिटन एग्रीमेंट ही क्या कहलाता है बेटा? डीड्स। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डीड्स? क्या पूछा जा सकता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय डीड्स? तो रिटन एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज डीड्स। रिटन एग्रीमेंट को ही क्या कहते हैं बेटा? डीड्स कहते हैं। और डीड्स में क्या क्या चीजें होती है? तो सबसे पहले बेटा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और दूसरा आप लिख सकते हो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। फिर क्या लिखना है बेटा आपके पास? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया है वो भी लिखा हुआ होता है डीड्स में। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, यानी कि उनको क्या सैलरी दिया जाता है, क्या कमीशन दिया जाता है, क्या उनको बोनस दिया जाता है, वो सारी चीजें उस डीड्स में लिखी होती है। फिर आपके पास है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ये रेट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? रेट। किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, किस रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया जाएगा, किस रेट से पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड क्या क्या है, वो सारी चीजें मेंशन होती है। यानी कि हम आपसे कह सकते हैं कि एक, अगर हम मान के चलो हम और आपके बीच में समझौता कुछ कर रहे हैं और उसे लिख रहे हैं, तो उनमें क्या क्या होना चाहिए? तो कम से कम ये तो होता ही है, उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मिनिमम ये याद रखना, बहुत सारी चीजें होती है बेटा। फाइनेंशियल ईयर आपके पास हो सकता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस याद रखना बेटा, है ना। आपके पास रूल रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ पार्टनर हो सकता है, बहुत कुछ होता है बेटा, है ना। लेकिन हमने मिनिमम इतना लिखा है ताकि आप इतना भी याद करो, क्योंकि क्रैश कोर्स है, हर चीज बताने लगेंगे तो पॉसिबल नहीं है बेटा। नेक्स्ट, फिर आता है कि अगर किसी फर्म ने डीड्स नहीं बना रखा है तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ये वाले रूल एप्लीकेबल होगा। अगर डीड्स नहीं बना रखा है या फिर गलती से कुछ चीजें छूट गई, मान के चलो कि डीड्स नहीं बनाया, तो ये दोनों तो एप्लीकेबल होगा ही। साथ अगर सबने डीड्स तो बना रखा है, यानी कि बहुत सारी चीजें लिख रखी है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में नहीं लिख रखा है, अगर नहीं लिख रखा है तो उसे क्या किया जाएगा बेटा? 6% पर एनम के रेट से क्या दिया जाएगा? उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक, ये याद रखना, ये मैंने दो चीजें लिख रखी है बेटा। अक्सर क्वेश्चन आता है आपसे, अगर क्वेश्चन में याद रखना बेटा, आपको याद रहेगा क्या? 6% पर एनम, लेकिन ऑप्शन में रहेगा ही नहीं। ऑप्शन में क्या रहेगा? 0.5% पर मंथ। तो याद रखना ये भी हो सकता है। ये कैसे आया? 6 को 6
एनुअली है बेटा, एक साल का 6% है। अगर इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5% पर मंथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक। और फिर क्या, एक और रूल है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा ना ही कुछ दिया जाता है ना ही कुछ लिया जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड्स रूल एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, है ना, नॉट चार्ज, ऐसे कुछ, ठीक है बेटा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके लिए आपको याद करना होगा बेटा, ये सारी चीजें आपको याद कर लो तो अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। अब चलते हैं हम थोड़े से प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल की तरफ पहले से मैंने लिख रखा है, इसलिए लिख रखा है ताकि समय कम लगे और ज्यादा से ज्यादा चीजें आप आपको बता सके, ठीक। पहली चीज है बेटा, याद रखना, प्रैक्टिकल में सबसे पहला आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझने से पहले आप ये समझें कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें आता है, हम हर वो चीज पढ़ेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन एक टाइप का, इसको क्या कहते हैं, पीएनएल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पीएनएल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। क्या कहते हैं, पीएनएल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, ठीक। इसमें क्या करते हैं बेटा, पीएनएल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट जो होता है आफ्टर पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसको क्या किया जाता है बेटा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो भी अकॉर्डिंग टू डीड्स। किसके अनुसार बेटा, डीड्स के अनुसार। अगर डीड्स नहीं है तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा बेटा, ये वाली रूल एप्लीकेबल होगी। लेकिन डीड्स में अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देंगे, सैलरी देना है तो देंगे, बोनस देना है तो देंगे, कमीशन देना है तो देंगे, ठीक है, ये सब चीजें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फॉर्मेट की तरफ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले लिखा जाता है बेटा नेट प्रॉफिट। क्या लिखा जाता है, नेट प्रॉफिट। जो भी अमाउंट होगा आफ्टर सब कुछ देने के बाद, एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद जो भी बचेगा वो यहां पर लिखा जाएगा। फिर अगर लॉस है तो वो किधर लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा, ठीक। फिर उनमें से अगर अकॉर्डिंग टू डीड्स अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से याद आया कि हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं बेटा आईओसी, पढ़ लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट करते हैं। किस पर बेटा, ओपनिंग बैलेंस पर कैलकुलेट करते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस कैसे आता है, कभी जैसे कि पहले तो ये समझो कि ओपनिंग बैलेंस होता क्या है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि किसी भी साल का फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो बैलेंस होता है कैपिटल का, उसे ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर का एंड का बैलेंस दे रखा होता है, ऐसी स्थिति में अपने को ओपनिंग बैलेंस निकालना होता है। ओपनिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान से सुनो बेटा। ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं बेटा क्लोजिंग बैलेंस, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वो लिखते हैं। उसमें से प्लस करते हैं बेटा, प्लस करते हैं नेट लॉस, कारण बताऊंगा मैं। फिर माइनस क्या करते हैं बेटा, नेट प्रॉफिट। फिर उसमें प्लस क्या करते हैं बेटा, ड्रॉइंग। उसमें से माइनस करते हैं बेटा एडिशनल कैपिटल। जो भी बैलेंस आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, ओपनिंग बैलेंस। क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि ओपनिंग बैलेंस में जो जो चीज प्लस हुआ है और माइनस हुआ है क्लोजिंग बैलेंस लाने के लिए, उन सभी चीज को उल्टा कर दिया जाता है। जैसे कि मान के चलो हम जानते हैं कि ड्राइंग से पैसा कैपिटल कम होता है, तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस में हम क्या करेंगे, ड्राइंग को ऐड कर देंगे तो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो पहले 10 लाख था, ड्राइंग किया 80,000, तो माइनस किया होगा हमने, तब आया होगा अपने पास 10 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे तो 9,20,000, तो 9,20,000 क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, ओपनिंग चाहिए, तो वही चीज हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। जो हमने माइनस किया था उसे हमें ऐड करना पड़ा। तो ये चीज याद रखना, नेट लॉस से कैपिटल क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, तो मैंने ऐड कर दिया, उल्टा कर दिया। नेट प्रॉफिट से कैपिटल क्या होता है, बढ़ जाता है, मैंने माइनस कर दिया। ड्राइंग से क्या होता है, कम होता है, तो मैंने प्लस कर दिया। एडिशनल कैपिटल से क्या होता है बेटा, कि कम हो जाता है, सॉरी प्लस हो जाता है, तो हमने क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया। अब हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है सिंपल मेथड और एक होता है बेटा प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड का फॉर्मूला होता है आईओसी इज इक्वल टू टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई
रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन में 12। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है बेटा, आईओसी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। ठीक, इतना ही फर्क है बेटा इन दोनों के फॉर्मूले में। टोटल कैपिटल के बदले आप ओपनिंग कैपिटल भी लिख सकते हो। मैंने ओपनिंग कैपिटल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये बार बार चेंज भी होता है। याद रखना, जब बार बार चेंज हो रहा हो तो आप ज्यादातर क्या क्या यूज करना बेटा, प्रोडक्ट मेथड यूज करना। अदरवाइज आप किस मेथड का प्रयोग करोगे बेटा, आप मेथड का प्रयोग करोगे बेटा सिंपल मेथड का। ठीक, जिसमें आपको आसानी से आंसर आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। फिर दूसरा है बेटा आपके पास सैलरी। सैलरी अगर आपको मंथली दे रखा है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। कमीशन याद रखना बेटा, कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कमीशन ध्यान सुनना बेटा। कमीशन होता है दो टाइप से कैलकुलेट करते हैं। एक तो होता है बेटा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक होता है बेटा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर दोनों बिफोर और आफ्टर में से कुछ भी ना दे रखा हो तो बिफोर वाला अप्लाई करते हैं। कैसे आता है बेटा, तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100, खत्म। और इधर कैसे आता है बेटा, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। ठीक, याद रखना बेटा नेट प्रॉफिट जरूरी है कि कंपलसरी यही नेट प्रॉफिट आए जो यहां पर लिखा है। आपको क्वेश्चन बोलेगा कि नेट प्रॉफिट सैलरी माइनस करने के बाद, तो सैलरी माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम यहां पर लिख देंगे बेटा, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक, फिर आता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का क्वेश्चन आपको बोल सकता है कितना भी परसेंट, ये जो होता है पार्टनर से रिलेटेड नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य के आकस्मिक घटनाओं से बचने के लिए कुछ रिजर्व बना के रख लिया जाता है। इधर चलते हैं बेटा आईओडी। आईओडी की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूला होता है। एक तो होता है बेटा एवरेज पीरियड मेथड, एक होता है बेटा आपके पास प्रोडक्ट मेथड। अच्छा, ध्यान से सुनो बेटा, एवरेज पीरियड मेथड का प्रयोग कब करते हैं, एवरेज पीरियड मेथड का प्रयोग तब कब करते हैं, वैन याद रखना बेटा, वैन ड्रॉइंग, या फिर हम ये लिख सकते हैं वैन अमाउंट एंड पीरियड आर फिक्स्ड। यानी कि अमाउंट आप कितना निकल, जैसे कि 4,000 रुपए पर मंथ, 5,000 रुपए पर क्वार्टर, ये अमाउंट भी फिक्स हो गया और पीरियड भी फिक्स हो गया, बिगिनिंग एंड ये सब फिक्स्ड हो गया। तो हम कब कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे बेटा, एवरेज पीरियड मेथड वाला। अब अगर हम प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग कैसे फॉर्मूला होता है, सेम टू सेम ऐसा होता है। क्या लिखेंगे बेटा हम, प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। ये कब अप्लाई करेंगे, जब बदलते रहता है, ना अमाउंट फिक्स्ड हो ना टाइम फिक्स्ड हो। तो कौन सा मेथड यूज करना है बेटा, प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 1 अपॉन 12। इसमें क्या करते हैं बेटा, आईओडी इज इक्वल टू होता है टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12, एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ठीक, ये वाला फॉर्मूला इसका होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो बेटा, एवरेज पीरियड का एक फॉर्मूला होता है, कई लोग बनाते हैं n+1/2, n-1/2 है ना, n/2, ये सब चीजें बताते हैं। वो चलिए कोई दिक्कत नहीं, वैसा भी फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बढ़िया है। लेकिन अगर आप कोशिश कीजिए याद करने की, हम भी फॉर्मूला बताते हैं, अपने तरफ से फॉर्मूला बताते हैं, अब समय कम है। याद कैसे कीजिएगा, बिगिनिंग मिड एंड लिख लीजिएगा आप लोग, मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली लिख लीजिएगा। एक याद कर लो 6.5, 6.5, 0.5 माइनस किया 6, 0.5 माइनस किया 5.5, इसमें 1 प्लस किया बेटा कितना आ गया 7.5, इसमें 1 माइनस किया 4.5, और ये 6, यहां पर भी 6, फिर 9, 6, 3। ऐसे याद कर लो, 2-3 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा, मंथ, ऐसे लिख देता हूं, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ आफ्टर, या फिर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस
मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके किसी भी मेथड का कोई सा भी दे रखा हो, हाफ ईयरली एंड कुछ भी दे रखा हो, आराम से कर सकते हो। ठीक, अब हमारा लगभग टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है ना। एक दो टॉपिक बचे हैं जो है बेटा पास्ट एडजस्टमेंट का, वो भी मैं कंप्लीट कर देता हूं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट। किसकी? पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट याद रखना बेटा, किसकी करते हैं? दो टाइप के एरर का करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट कितने टाइप के एरर का करते हैं? दो टाइप के एरर का। पहला एरर है बेटा, दो टाइप, एक तो होता है ओमिशन, एक होता है एरर। एक होता है ओमिशन, दूसरा क्या होता है बेटा? एरर होता है। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, कुछ चीजें भूल गए, जैसे कि मान के चलो आईओसी भूल गया, आईओडी भूल गया, सैलरी भूल गया, है ना, ये सब चीजें भूल गई बेटा। नेक्स्ट एरर क्या होता है कि 9% के बदले 6% कर देना, आईओसी, आईओडी 6% के बदले 9% कर देना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 के बदले 3:, ये तो गलती नहीं होती बेटा, 3:2:1 के बदले 1:1:1 कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बेटा, इसको जब हम फॉर्मेट बनाएंगे कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट बनता है। ये फॉर्म का होता है, मान के चलो दो पार्टनर हैं, ए और बी है, ये फॉर्म है। ठीक, तो आईओसी हम क्या करेंगे बेटा? आईओसी दोनों ही पार्टनर में ओमिशन वाले में क्रेडिट करेंगे, इसमें डेबिट करेंगे। दिख रहा है सबको? आईओडी जो होता है वो डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आईओडी पार्टनर्स के कैपिटल को कम करता है तो डेबिट कर देंगे। सैलरी जो होता है बेटा वो पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करेंगे, फॉर्म को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। फिर इनका बैलेंस निकालेंगे, मान के चलो इसका बैलेंस डेबिट आ गया तो इन लोगों का क्या आएगा बेटा? क्रेडिट आएगा। ठीक, इस डेबिट बैलेंस को हम खत्म करने के लिए पहले हम क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट करते ही इसमें डेबिट हो जाएगा। इसका बैलेंस तो नील हो जाता है और फिर जो बैलेंस इन दोनों का आएगा वही क्या होगा बेटा? एंट्री उसी से करना है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, ऐसे करना है। ठीक, अब हम बात करते किसकी बात करते हैं? एरर वाले की। एरर वाले की मान के चलो कितने हैं बेटा? दो पार्टनर हैं। आईओसी की बात करते हैं बेटा, आईओसी 9% के बदले ये कर दिया, ये याद रखना, आईओसी 9% के बदले 6% कर दिया। तो मैं ये तो लेंदी वाला तरीका बता रहा हूं, इजी वाला तरीका भी हम बाद में बता देंगे। अभी देखिए 9% के बदले 6% कर दिया तो गलती क्या करी है? ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसने गलती से 6% कर दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% क्या करेंगे? हम डेबिट कर देंगे बेटा, तो इधर क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन करना क्या था? 9%, तो आईओसी हम क्या कर देंगे बेटा? 9% क्रेडिट कर देंगे, यहां पर डेबिट हो जाएगा। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% के बदले 9% कर दिया, तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट कर दिया, तो आईओडी 9% क्या करेंगे बेटा? हम क्रेडिट कर देंगे, इधर डेबिट हो जाएगा। उल्टा करना है, आईओडी कितना करना था? 6% करना था तो कर दो बेटा। क्या करना था सर? डेबिट करना था, डेबिट कर दो, इधर क्रेडिट कर दो। आईओडी कितना परसेंट? 6%। सिमिलरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलती से 1:1 कर दिया बेटा, कितना कर दिया? इक्वली बांट दिया, तो हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 इक्वली बांट दिया, तो हम उनसे वापस ले लेंगे, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे बेटा? डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब इसका क्या करेंगे बेटा? टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद मान के चलो इसका बैलेंस क्रेडिट आ गया, सिमिलरली सेम टू सेम ऐसे ही करना बेटा, टोटल निकाल के कर देना। अब क्वेश्चन आता है कि बच्चे पूछेंगे कि सर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती वाला लिख दिया, फिर सही वाला लिख दिया, फिर गलती वाला लिख दिया, सही वाला लिख दिया, फिर इसका क्यों नहीं किया आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का? तो बेटा बात यह है कि लास्ट में मुझे उसका एग्जैक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, टोटल का भी करना है, तो इसका भी करने के बाद फिर से मुझे वही करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम लास्ट में ही कर देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? और कोई टॉपिक छूट रहा है? हाँ, एक गारंटी वाला छूट रहा है बेटा, गारंटी वाला सिंपल याद रखना बेटा, गारंटी 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के, पार्टनर टू फर्म, ये 2 टाइप के ही होते हैं। और देखो क्योंकि देखो कई बार कहते हैं कि 3 टाइप के होते, नहीं बेटा, फर्म टू पार्टनर भी पार्टनर टू पार्टनर ही होता है।
ठीक है, क्योंकि उसमें भी पार्टनर को ही बियर करना पड़ता है। तो वो टाइप के हम पढ़ेंगे बेटा, हम कभी शॉर्ट्स वीडियो में बता देंगे या फिर अगली की जो क्लास होगी वो हम आपको बता देंगे। आप अगर ये अच्छा लगा हो तो पहले तो आप लोग क्या करें बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, और फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो भी कुछ बचा हुआ है बेटा वो हम अगले टॉपिक में करेंगे। हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारा का सारा टॉपिक आ जाए, क्योंकि क्वेश्चंस हम करते रहेंगे बेटा, नहीं भी होगा लेकिन टॉपिक क्लियर होना चाहिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।